हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो विशेष टॉपिक है, खासकर मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th की एनसीईआरटी डेली शाम को 6 बजे मैं लेके आता हूं और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स के साथ चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर 12th का जो चैप्टर है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दे चुका हूँ और ये आज दूसरा वीडियो। इस वीडियो पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कितना ये महत्वपूर्ण बुक है और ये किस तरीके से पूरे सिलेबस को पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इस एनसीईआरटी की सबसे ख़ास बात है, मैं बार बार एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि अगर एक ऐसी बुक जो बायोलॉजी को समझा दे, ठीक है ना, और उस बुक का नाम क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ये कह सकते हैं कि गागर में सागर की कहानी को स्थापित करता है और ये बताता है कि जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए यूज़फुल है। तो डेली शाम को ये 6 बजे की क्लास रहेगी और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये मेरी क्लास की ख़ास बात ये जो ज़रूर होगी कि इस क्लास में हम कोई भी क्लास 4 घंटे 5 घंटे की नहीं लेने वाले हैं। अगर इस विचार में है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ यही होगा कि 40 मिनट या 30 मिनट की क्लास होगी रेगुलर, जो आपके लिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी और इस क्लास में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटी छोटी चीज़ पढ़ाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें आने से मतलब है, सीखने से मतलब है। ये नहीं कि हम आपको केवल व्यू बढ़ाने के लिए या वॉचिंग टाइम के लिए कर दें, नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। आपको छोटा छोटा चीज़ें सीखना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख के चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि एक दिन में आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हम एक अलग एनर्जी से डेली जब आएंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ, ये क्लास सही है। और पूरे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी बाय लाइन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इसके साथ संडे को ये क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे हम इसको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज दिया गया है, आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12th की एनसीईआरटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए क्लास 12th की एनसीईआरटी है और इस एनसीईआरटी के अंदर जब हम लोग चलेंगे, ये आपका पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और यहाँ पे लास्ट में आप एक्सरसाइज देखते हैं, ध्यान रखिएगा। समरी के बाद आपका एक्सरसाइज दिखाई देता है, तो ये एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कराएंगे। इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कराऊंगा और कंप्लीट कराने के साथ साथ सबका जवाब भी मैं आपको दूंगा और पीपीटी के फॉर्मेट में, जैसे मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे 11th सही से नहीं पढ़े वो 11th जाके पढ़ लें, और जो बच्चे 12th तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग क्लास है शाम को 7 बजे, वो अपना डिटेल में जाके पढ़ें। वो एनसीईआरटी से थोड़ी सी आगे है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जी आपका आज का चैप्टर है। मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन का क्लास लिया था, वहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया था और आज जो स्टार्टअप करने वाले हैं चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 1 है और यहाँ पे हम लोग सभी मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट 2 तरीके के, एक डाइकॉट पौधा होता है, दूसरा मोनोकॉट पौधा है। और डाइकॉट में हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है दरअसल वही फ्लावर प्रोड्यूस करता है और आप जानते हैं कि फ्लावर के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन और फ्रूट के ही बाद सीड का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और ये चैप्टर, ठीक है ना। तो इसको बड़े आराम से पढ़िएगा और थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक हफ्ता जाए, लेकिन जो चीज़ कराएंगे जिम्मेदारी से डेली कराएंगे तो डेली आपको बराबर फ़ायदा इसका मिलता रहेगा। टाइम पर सिलेबस ख़त्म होगा और फुल चैप्टर कंप्लीट कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। मान लीजिए किसी दिन आपने ये सोचा कि आज क्लास नहीं या कहीं बिजी हैं, तब भी आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। देखिए, पढ़ाई करने का कोई विकल्प नहीं है और इसे इस तरीके से करिए कि आपकी दुनिया, आपके जीवन, आपका संसार इसी तरीके से केवल बदला जा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है, खासकर हमारे आपके परिवार के लिए, ठीक है। जो मिडिल फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ख़ास बात यही है कि इस चैप्टर को आप पढ़ें और पूरा सिलेबस पढ़ें और आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी तैयारी एकदम पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे, आइए देख लेते हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर किसका ऑर्गन है? एंजियोस्पर्म का है, ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सुख दुख समझ रहे ना, हर जगह इस फ्लावर का यूज है। दूसरा, यहाँ पे जो इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की स्थिति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है और इसमें घटनाएं कौन सी होती हैं। उसके बाद 1.3 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद 1.4 में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है? एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, ये भी हमको कवर करना है। तो पूरे 5 कैरेक्टर को 1.5 तक हमको पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और आपको ये मेरा बेस्ट सजेशन है कि पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फ्लावर के कितने पार्ट हैं इसको आप ज़रूर सीख लीजिए। ये कहाँ पे है? क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के एक सेशन, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसको रिवाइज करने के बाद ही यहाँ पे आना है, तभी इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। बाकी हम बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लोग लकी नहीं हैं कि प्लांट जो है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन तो बाई पेरेंटल है ही, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। और यहाँ पे सबसे आश्चर्य वाली बात है कि प्लांट भी क्या ऐसे हो सकते हैं, वो भी मेल और फीमेल, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, वास्तव में ये सत्य है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस बात के लिए तो लकी हैं कि प्लांट हमको सेक्सुअली रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअली का मतलब जहाँ पे सेक्सुअल शब्द आ जाए, मतलब बाई पेरेंटल होगा, फर्टिलाइजेशन होना है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फिर जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फ्रूट बनेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं इनके लाइफ साइकिल। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट enjoy gazing at the scents and perfume that we swan over। आप लोग जानते हैं कि फ्लावर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है।
बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि किसी को प्रेम का प्रतीक ही क्या है, मान लीजिए किसी को आप फ्लावर दे रहे हैं तो प्रेम का प्रतीक है। अलग अलग कलर के अलग अलग चीज़ें जो है, कलर किसके लिए है, प्रेम का प्रतीक है। और आप इसको और भी देख सकते हैं कि फ्लावर शादी के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और कोई मर गया तब भी यूज होता है, कोई बच्चा जन्म लिए तब भी होता है, कोई हम पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी यूज होता है, कोई मान लीजिए कि कोई शॉप ओपन कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा कि फ्लावर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जिन्हें हम आनंद से टकी लगाते, आप देखते हैं कि फ्लावर को हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं और उसकी खुशबुओं में मदहोश हो जाते हैं। और इसी से क्या बनता है, जो हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, जो हम परफ्यूम मारते हैं, जो सेंट कहाँ से आते हैं, सब के सब फ्लावर से ही आते हैं, जो इनका सोर्स होता है, ठीक है। वी रिच कलर एंड अट्रैक्टिव, इनके पास जो कलर्स होते हैं अलग अलग कलर्स होते हैं और इसी कलर की वजह से हम हो या इंसेक्ट सभी अट्रैक्ट होते हैं। जो फूल अच्छा होता है मन करता है कि उसको तोड़ लें ना। दैट द अट्रैक्टर्स, जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, एंड द ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्लांट हैं सभी के सभी क्या करते हैं, ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी के सभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने फ्लावर हैं सभी के सभी कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस। यहाँ पे आप इस बात को आप ध्यान रखना है कि जो फ्लावर का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं ये सभी के सभी फ्लावरिंग कैसे हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उस एरिया को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेस्केंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेस्केंस कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट, आप देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आपको फ्लावर तो दिखता ही, साथ साथ फ्लावर के पार्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या दिखते हैं, फ्लावर के पार्ट की अगर बात करें तो क्या क्या दिखता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, सब कुछ हमको दिखाई देता है। सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द फ्रूट एंड शूट, आप जानते हैं कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फ्लावर से ही होता है। पहले फ्लावर बनेगा, फिर फ्लावर के बाद फ्रूट बनेगा और फ्रूट के बाद क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड, इस चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या समझना है। इन दिस स्ट्रक्चर टू लेट अस अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी, किसी भी प्लांट का मॉर्फोलॉजी देखेंगे और उनकी बाहरी जो संरचना है उसको देखेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या प्रक्रिया है फ्लावरिंग प्लांट में, यही सब कुछ हमको सीखना है खासकर इस चैप्टर में, ठीक है। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि अगला स्लाइड क्या कहता है और
अगला पैराग्राफ क्या थोड़ा ये देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें 1.1 में, ये जब भी आप इसको पढ़ें तो आपके पास आपकी अपनी बुक होनी चाहिए क्लास 12th की, और इस 12th की बुक में आपको ये पॉइंट ज़रूर याद करना है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दें। क्या देखना है, चलिए। ह्यूमन बीइंग हैड ए इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इन इमोरियल। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मानव के लिए, ध्यान रखिएगा, मानव के लिए फ्लावर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, ठीक है, खासकर फ्लावर से। फ्लावर और ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजन, कल्चरल वैल्यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लावर हमारे लिए किस किस तरीके से यूज करता है। आप जानते हैं कि फ्लावर को हम लोग सौंदर्य के रूप में, महिलाएं देखते होंगे कि अपने बाल में पीछे की तरफ लगाती हैं, ठीक है, और आभूषण के रूप में माला की तरह भी इसको आप पहन सकते हैं। सामाजिक, धार्मिक, समाज में जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई नेता मंत्री आते हैं या कोई भी अगर पॉपुलर आदमी आता है तो उसको सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माला फूल पहना के, कि हमें आपके प्रति कितना उत्साह है, हमारा आपके प्रति कितना खुशी है। तो ये एक तरीका होता है खुशी को रिप्रेजेंट करने का, वो हमको कौन देता है, फ्लावर देता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और क्या क्या दे सकता है। सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें, हमारी जो संस्कार हैं, हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ भी इसका यूज करते हैं। पूजा पाठ होता है उसमें यूज, कोई मर जाता है तो वहाँ भी यूज करते हैं। मतलब ह्यूमन से जुड़ा हुआ कितना भी कोई भी प्रक्रिया हो, फूल का बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका यूज बराबर इसी तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। और किसके लिए, दे हैव ऑलवेज बिन यूज्ड सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन के फीलिंग के लिए। ह्यूमन के फीलिंग का मतलब ये, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक फूल देते हैं और उससे ये समझ में आता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, प्रेम को। एफेक्शन की बात करें, हैप्पीनेस, सुख और दुख की बात कर लीजिए। ग्रीफ मॉर्निंग, यहाँ पे आप देखिएगा ग्रीफ मॉर्निंग का मतलब क्या होगा, प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता के साथ साथ आप जो है दुख और सुख में इस फ्लावर का यूज करते हैं। एंड लिस्ट एट द 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, ऐसे 5 फ्लावर का नाम आप अपने बुक में अपना लिखिए। अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो उसको आप एक पेपर पर लिख सकते हैं। ऐसा कहना है किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए, और ये एनसीईआरटी जो हम चर्चा कर रहे हैं 2025-26 की है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और अगला, यहाँ पे जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो ये फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन कौन है रिप्रोडक्टिव पार्ट, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। ये थोड़ा सा छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। ये है क्या, ये क्या है, एलएस, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस डायरेक्शन में किसी को काट दें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ऐसे काट दें तो क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं किसी फ्लावर को लेता हूँ, यहाँ पे सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस आपको याद रखना है। और इसी थैलेमस में चाहे कैलिक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, एंड्रियोसियम और गाइनोसियम, सब कुछ इसी थैले से अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, सीपल होता तो ये कैलिक्स है, और कैलिक्स के प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं। और कैलिक्स की संख्या
डिपेंड करता है कि फ्लावर कैसा है। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात क्या कि ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने की वजह से यह फोटो का सिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको पीटल्स दिखाई देंगे। पीटल किसे कहते हैं, कोरोला को। कोरोला क्या होता है, जो कलर्ड होता है। कैसा होता है, कलर्ड होता है, जिससे हम और आप और इंसेक्ट सब आकर्षित होकर इस फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। आप गुड़हल का पौधा ले लो, आप गुलाब का पौधा ले लो, आप गेंदा का पौधा ले लो, जो हमको कलर दिखाई देता है वो कलर कहाँ से दिखाई देता है, इसी कोरोला की वजह से। और इसी की वजह से हम इसको पहचान पाते हैं कि ये इसका पौधा है, ये इसका फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, और कोरोला क्या होता है, कोरोला के सभी यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जब अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है, एंड्रो का मतलब ही होता है मेल। क्या होता है, एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल। आप जानते हैं कि पुरुषों में जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। तो वहीं से लिया गया है कि एंड्रोसियम से एंड्रोजन बना, और इसे क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आप देखेंगे इनका जो स्ट्रक्चर है यहाँ से जुड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो थैलमस है इस पोर्शन में आके जुड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये थैलमस में आके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के साथ में एक चीज़ और होती है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और यह कनेक्टिव टिश्यू इसे क्या कहते हैं, एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसे डंठल को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है, सब के सब इस थैलमस से आके जुड़े रहते हैं। अब ये कंडीशन अलग अलग होती है, हाइपोगाइनेशियम, पेरीगाइनोसियम और हाइपोपेरी और एपीगाइनस, 3 कंडीशन होती है गाइनोसियम की। तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद एंथर की मैंने बता ही दिया। और एंथर के कितने पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक ये फिलामेंट। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं। या इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टैमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैमेन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी इन्हें कहा जाता है। जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और इस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के जैसे ही हम लोग सेंटर की तरफ आएंगे तो सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। क्या दिखाई देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आपको दिखाई देगा। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम क्या कहते हैं, इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या मिलेगा, ओवरी मिलेगा। 3 पोर्शन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे आपने मेल में पढ़ा, मेल में एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, मेल में एक एंथर होगा, दूसरा फिलामेंट। यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन, स्टिग्मा सबसे ऊपरी पोर्शन जो पोलन ग्रैंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करता है,
स्टिग्मा से होते हुए ये कहाँ पे पहुंचा देता है, ओवरी में। और ओवरी में जैसे ही पहुंचाता है तो यहाँ पे इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो कहने का संबंध ये है कि जो ये पुष्प का, जो फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाए। क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। जब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचने के बाद इस सेंटर पे पहुँच के फर्टिलाइजेशन करेगा, तो इसे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें डेवलपमेंट होगा उसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे, और उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, और अगला पोर्शन क्या कहता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं खासकर इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी भी चैप्टर का बेस बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप बेस जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि कोई भी चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन से सब कुछ आपका भरा हुआ है। होम एंड गार्डन फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट, ये आपको याद कर लेना है कि आपको 5 फ्लावर का एनसीईआरटी इसी कह रही है कि आप ऐसे 5 कैरेक्टर के बारे में बताइए जो आप जानते हो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं है। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर ए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसकी साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, ये एक साइट है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लावर के वेरियस पार्ट को हम लोग रीड करेंगे। 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टाइपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन ए फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ ऐसी खास बातें नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहला जो स्टेप है फ्लावर का, ये कौन सा पोर्शन है, 1.2 आपकी एनसीईआरटी में प्री फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी घटनाओं के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कौन सी होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें आपको क्या बताना है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट। आप ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी एक्चुअल फ्लावर, कोई भी वास्तविक फ्लावर कहाँ पे दिखाई देता है, ऑन ए प्लांट। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर। कोई भी प्लांट कहाँ पे जाता है, सबसे पहले फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। कौन कौन, सेवरल हार्मोनल परिवर्तन होगा, ढेर सारे सेवरल हार्मोनल परिवर्तन होंगे, और इनकी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का शुरुआती स्टेज में ग्रोथ हो रहा है, और जैसे शुरुआती स्टेज में इनका ग्रोथ होगा तो आर इनिशिएटेड विथ लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम का होता है। किसका होता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। और यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आर द फॉर्म विच बियर, जो कि क्या किसका फॉर्मेशन करता है, फ्लोरल बड का। किसका, फ्लोरल बड का फॉर्मेशन करता है, और इसी से यही जो फ्लोरल बड है बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम मेल को, और फीमेल को क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, यू रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट
मोस्ट ऑफ द ए होल्स ऑफ स्टैमेन। एंडोसियम के पास क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ए होल ऑफ स्टैमेन, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोसियम जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। ठीक बच्चा, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं या स्टैमेन क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है क्लियर, हाँ एकदम बराबर दिख रहा है और बढ़िया भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि स्टैमेन या माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन तीनों का तीन किससे संबंध है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंध है। स्टैमेन की बात कर लें सबसे पहले, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर लें और फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1.2 की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट ऑफ ए टाइपिकल स्टैमेन। किसी भी स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट हैं। कौन कौन है, एक लॉन्ग होता है और एक सिलेंड्रिकल, ध्यान रखिएगा लॉन्ग होगा और सिलेंड्रिकल शेप होगा, जिसे हम क्या कहते हैं स्टॉल, सॉरी जिसे हम ऐसे स्टॉल को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट का मतलब ये वाला एकदम अंतिम छोर, इस अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं, ये जनरली कैसा होता है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाई लोब्ड। बाई लोब का मतलब क्या होता है, बीच में सेक्शन डिवाइड करेगा जो इसे और इसे अलग करेगा। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, इसे लोब कहेंगे। और यहाँ पे एक इधर और एक इधर, तो इसे क्या कहते हैं, बाई लोब्ड कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, एंथर में। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस और पीटल ऑफ फ्लावर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कहाँ पे जुड़ा रहता है, कहाँ पे जुड़ा होगा, इट अटैच और पीटल ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के पीटल्स में जाके जुड़ते हैं या उनकी थैलमस पर जाके जुड़ता है। ठीक है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में ये आपको देखने को मिलेगा। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर ईच फ्राम डिफरेंट स्पीसीज, ध्यान रखिएगा यदि आप 10 फ्लावर को लेते हैं और आप उसमें देखेंगे कि सभी फ्लावर का जो स्टेमन है ये सब का सब डिफ्रेंशिएट करेगा। क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज से हैं। क्लियर दिख रहा है, कमेंट ज़रूर करते रहे ताकि हम आपको हर चीज़ समझाते चलें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। Arrange them on slide, you would be able to appreciate large variation size seen in nature। आपने देखेंगे कि ढेर सारी वेरिएशन यहाँ पे इनके साइज में देखने को मिलेगा। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अलग होगा, सब के सब अलग अलग दिखाई देंगे। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम इनका सेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेकिंग नीट डायग्राम वुड बी इल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंदर इन डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में इनका जो अटैचमेंट है अलग तरीके से होता है। ये टाइपिकल एंथर, जो टाइपिकल एंथर कैसा होता है, जैसा कि ये कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है, बाई लोब्ड, मतलब ये कैसा है, बाई लोब्ड होता है और सभी लोब्ड में 2 ठीका होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रत्येक लोब में 2 ठीका, एक ठीका एक ठीका एक ठीका, यहाँ पे 2 ठीका होगा, एक ठीका 2 3 और 4। कितने ठीके होंगे, डाईथीकस होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 चीज़ें आपको बाई लोब्ड होने के साथ साथ क्या दिखाई देगा, डाईथीकस देखने को मिलता है।
जब इनका लेंथ वाइज सिक्रीशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जब निकलेंगे तो ये पोलन सैक है और पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेhiscence कहा जाता है। थोड़ा सा उसको और ऊपर कर दें तो यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर होंगी थोड़ा सा देखिएगा, क्या क्लियर होगी। दे आर डाइथिकस, ये बायोलोब्ड होंगे और फिर एक लोब में एक थीका होगा तो कैसा हो जाएगा, डाइथिकस नेचर का हो जाएगा। ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रो रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस द अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू देयर ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। एक एंथर का जब हम लोग टीएस काटेंगे तो हमको अलग तरीके के यहाँ पे टिश्यू के प्रकार भी देखने को मिलेंगे। द बायोलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम टीएस काटेंगे तो हमको कुछ और दिखाई देगा और ये किस नेचर में, तो एंथर कैसा होगा, 4 साइडेड होगा यानी कि टेट्रागोनल नेचर का दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ 1 2 3 और 4 टेट्रागोनल नेचर को। और इनके पास जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी तो कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके पास जो माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी दिखेंगी, 4 दिखाई देंगी एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक लोब पर 2 कॉर्नर पर होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 4 लोब आपको दिखाई देंगे और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या है फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये पहले देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड द पोलन ग्रेन। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनता है, पोलन ग्रेन, पोलन सैक बनेगा और इसी पोलन सैक में दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड पोलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोरेंजिया में ही क्या रहता है, पोलन सैक, और पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ाएंगे जहां पे हम समझाएंगे इनके पॉइंट्स को। ये चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और एकदम धैर्य से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे इसी के आगे। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या आपको एकदम सरल चीज़ें समझ में आ रही है ना, ये भी आप बताते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सोचते रहिए 6 बजे की क्लास में हम सब कुछ देते रहेंगे साल भर जो आपको ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास नहीं होगी, क्लास मंडे को होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है।